देखें तो शांत हो जाए। मुद्दा ये है कि अगर बहुत सिस्टमेटिक पढ़ाई की जाए तो सिलेबस बहुत सिस्टमेटिक अच्छे से किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर ईएमआई एसी पढ़ने में मुझे 11 और 7 18 लेक्चर लग जाए, और अगर आप इसके 25 साल के क्वेश्चन करो, दोनों मैंने पीवाईक्यू डाल दिए हैं। ईएमआई के हैं 45, एसी के भी 45-44 हैं, बोले तो कितने 90 सवाल। एक दिन में आराम से 3 से 4 घंटे में अपन 90 सवाल बढ़िया कर सकते हैं, और एक बार पूरा चैप्टर तैयार, मजा आ जाता है। ऑन एन एवरेज पकड़ लो, 90 का राउंड ऑफ मोटा मोटा कर दो 100, 100/25, मतलब हर साल कितने सवाल ईएमआई एसी के? 4। 2 ईएमआई 2 एसी, कभी 3 एसी 1 ईएमआई, 3 ईएमआई 1 एसी। ये देखिए ये ट्रैक रिकॉर्ड है। ये बहुत सिस्टमेटिक बनाया गया। 2023 में किस टॉपिक पे सवाल आया है देखो, ये भी लिखा हुआ है। कौन सा टॉपिक? ट्रांसफार्मर पे आया, रेजोनेंस पे आया और इम्पीडेंस पे आया। अगर आप देखें टीचर को कैसे पता लगता है, जब हम मार्च अप्रैल में पढ़ाएंगे आपको क्या जो जो आप बातें बता रहे हो वही पेपर में आ जाती हैं। हम कैसे आइडिया लगा लेते हैं? हमें ये आइडिया है, पिछले 25 साल के हमें ये याद है, तो हमें पता है अच्छा रेजोनेंस 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 18 बार रेजोनेंस आया है, इसलिए हम मार्च अप्रैल में आपको बार बार बोलेंगे रेजोनेंस का सवाल काम का है। तो हमें कैसे पता चलता है? हमारे पास भी कोई कोई साइंटिफिक अध्ययन होगा तभी तो बोल पाते होंगे। ऐसे तो ना बोल देते हैं कि भाई चलो ये काम का है। तो ऐसे हमें पता चलता है कि हमें हर चैप्टर का हमने ऐसे एनालिसिस कर रखा है। देखो रेजोनेंस, फिर ये रेजोनेंस पे सवाल आया है, फिर आप देखिए रेजोनेंस पे सवाल आया है। लगातार रेजोनेंस पे क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा है, इसलिए कहा जाता है भैया रेजोनेंस बहुत काम का है। फिर आपको क्या करना चाहिए? ये चैप्टर के सेक्शन है, देखो ये चैप्टर के सेक्शन है। पूरा चैप्टर ऐसे 7 सेक्शन में तैयार करना है आपको मस्त, कि भाई मीन वैल्यू आरएमएस वैल्यू पढ़ी, फिर आपने बताया था प्योर आर प्योर एल और प्योर सी, फिर क्या सिखाया? आरएलसी सीरीज, फिर आरएलसी सीरीज रेजोनेंस, फिर पावर ट्रांसफॉर्मर ईएमआई में पढ़ाया था, यहाँ दिया है क्योंकि एनसीईआरटी में ट्रांसफॉर्मर इस चैप्टर में दे रखा है इसलिए यहाँ दे दिया। लास्ट आज ये पढ़ाऊंगा एलसी ऑसिलेशन, क्यू फैक्टर, हाफ पावर, फ्रीक्वेंसी। ऐसे चैप्टर पता है यूं टिप्स पे पता होना चाहिए, तो क्या प्रश्न देखते ही क्लिक करेगा अच्छा यार ये तो इस टॉपिक से रिलेटेड है। ऐसे चैप्टर थोड़े होने चाहिए। हाँ सर इलेक्ट्रो छह सेक्शन है सर, इलेक्ट्रो 6 सेक्शन में तैयार हो जाएगा। एक कूलम फोर्स पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, पोटेंशियल पढ़ा, डाइपोल पढ़ा, कंडक्टर पढ़ा, फ्लक्स एंड गॉस। इतना रिवीजन करोगे ना शार्प, तब प्रश्न देखकर खटाखट क्लिक करेगा कि हाँ सर इस तरह से तैयारी करो। आसान चीजें हैं, बढ़िया काम हो जाएगा इसी सिस्टम से। और इसी सिस्टम से इस पर न्यूमेरिकल है, पूरा इस पे सेट कर रखा है। एक 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 क्वेश्चन करते जाओ। अब देखो कितना सिस्टम से जमा रखा है। केवल डिफरेंट टर्म तो सारे पीक मीन आरएमएस पे ही सवाल हैं, फिर प्योर आर प्योर एल प्योर सी पे ही सवाल है। 7-8 क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, कॉपी में लिखते जाइएगा, जो अच्छे अच्छे अटकने वाले हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। ये करते हैं 2023 का, ताकि पता चले अरे यार पेपर बहुत आसान आता है, यूं ही अपन फंस रहे हैं। देखो ये वाला नेट इम्पीडेंस पूछा है। अब बातचीत बंद करो, सुनते जाओ मस्त मजे से। सबसे पहले पहचानो कौन है? आर एल सी। आर एल सी, आर एल सी का जेड कितना होता है प्यारे? जेड बराबर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस, सर मुझे जेड चाहिए तो मुझे आर चाहिए, एक्सएल चाहिए और एक्सी चाहिए। आर है एक्सएल, एक्सएल होता है ओमेगा एल, ओमेगा 2 पाई एफ एल, तो 2 पाई एफ 50, एल 50/पाई मिली। लविंग कैलकुलेशन है, ये देखिए कट गया, ये कट रहा है। और एक 50 का 2 100, 100 × 5 1000, 5000 -3 कट गया,
5 पूरा सॉल्व हो गया एक्सेल, ये एक्सेल सॉल्व। एक्सी, एक्सी 1 बाय ओमेगा सी, ओमेगा 2 पाई एफ 50 सी 10⁻³ माइक्रो -6, तो पाई से पाई 50 दूना 100, 100 इंटू 10⁻³ 5 -6 -1 ऊपर, ये एक्स आर आ गया, एक्सएल आ गया, एक्सी आ गया, जेड आर स्क्वायर 10 का स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्सी 10 माइनस 5, 100 प्लस 25, 125, 5 5 5। अलग चीज नहीं आएगी, ये ऐसा सवाल है 15 साल पहले की कॉपी में पढ़ाते थे, वहां भी सवाल है, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। अब देखो ना 2023 का प्रश्न क्या पूछा, जेड पूछा है, हर कॉपी में है, ऐसा नहीं है कि आप मेरी कॉपी में मिलेगा, सब कॉपी में वही सवाल है भाई। और कितने फॉर्मूले पूछ लिए कि मैं, जेड पता होना चाहिए, एक्सेल, फिर ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई है, एक्सी ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई है। करते चलिए, कॉन्फिडेंस क्वेश्चन करने से आएगा। एक दिन बैठे पूरे 45 सवाल लगा दिए, लो सर 25 साल का एसी फ्री, अब एनसीईआरटी ले आओ सर, सारे सॉल्व एग्जांपल लगा दिए सर, सारे पीछे के बैक क्वेश्चन कर लिए, हो गया एसी तैयार। इस तरह से एफर्ट लगाइए, डरने भागने से नहीं होगा। चलिए और देखिए कुछ जो फेमस सवाल है, मैं आपको दो दो करके दिखा रहा हूं, आज आपको करने हैं। जैसे 7वां देखें एक बार, फिर एक बढ़िया सवाल करते हैं। AC वोल्टेज इज अप्लाइड R and L इन सीरीज, सबसे पहले पहचाना सर्किट कौन सा, RL। और ये देखिए AC, एक RL सर्किट EMI में भी पढ़ाया था, ग्रोथ एंड डिके, उसमें नीचे बैटरी थी, इसमें AC है। फिर आगे आगे बात फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला tan phi एक्सएल बाय आर, एक्सएल बाय आर। अब आपसे पूछा है, और आर एंड एक्सएल बोथ आर 3, tan phi 1, 1 कब 45, 5 अब इसमें हमने क्या मेहनत करी है कि गुप्ता जी आपने क्या मेहनत करी है इसमें, मैंने क्या किया है, ये फेज डिफरेंस का सवाल है ना, इसके साथ ही फेज डिफरेंस का सवाल एक और चिपकाया। किताबों में तो क्या क्रम से होते हैं, 2011 12 13 14 15, मैंने वो क्रम नहीं देखा, मैंने तो टॉपिक के साथ टॉपिक जोड़ा। फेज डिफरेंस बच्चे ने यहाँ लगाया है ना, तुरंत एक बार और लगा ले, वापस सवाल देख क्या है, फेज डिफरेंस 45 डिग्री tan phi। अब ध्यान से देखना हो, जबरदस्त सवाल है ये, कौन कौन है, एल भी है, सी भी है, आर भी है, एल भी है, सी भी है। आगे पढ़ना, करंट लीड द वोल्टेज, करंट आगे है, करंट आगे है मतलब सर्किट में डोमिनेटिंग कौन, कैपेसिटिव। इसको हल्के में मत लो, अभी सवाल बदल जाएगा। tan phi का फॉर्मूला एक्सएल माइनस एक्सी भी होता है, एक्सी माइनस एक्सएल, ये सब पता कैसे चला, करंट लीड द वोल्टेज, करंट वोल्टेज से लीड कर रही है, करंट ई आगे होता है तो प्योर एल, ई पीछे होता है तो प्योर सी, इसका मतलब सर्किट में कैपेसिटर की डोमिनेंसी है, एक्सी बड़ा है, एक्सी बड़ा है। अब सवाल में क्या बचा, tan phi आ गया, tan phi लगा दिया, एक्सी माइनस एक्सएल बटे आर, फाइव 45, एक्सी 1/ओमेगा सी, एक्सएल ओमेगा एल आर, tan 45 1 क्रॉस करवा दिए। क्या पूछा भाई, सी, तो सी को वहां रखो, इधर भेज दो, आर प्लस ओमेगा एल 1/ओमेगा सी, ओमेगा
2 पाई एफ ओमेगा 2 पाई एफ सी उधर भेज दो, इसको नीचे भेज दो, 2 पाई एफ आर प्लस 2 पाई एफ एल, तो 2 पाई एफ आर प्लस 2 एफ एल सब बनेंगे। एक एक सवाल अगर पीछे पढ़ोगे, नहीं सर अपने तो बनाना ही है सर, आज अपन को सारे सवाल करने हैं, तब जाके बढ़िया हो जाएगा। अब एक बढ़िया सवाल जो कॉपी में करने लायक है वो करते हैं, वो दमदार सवाल है, उसको लिखिए। कॉपी में जो पढ़ने लायक है वो है क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए, ये कॉपी में करने लायक सवाल है। 3 दिन एफर्ट लगाने हैं, रोज 45 मिनट एसी पढ़ लो, 3 दिन पढ़ोगे ना, 3 दिन में ऐसा लगेगा भाई एसी तैयार हो गया। 45 मिनट पढ़ना है, एक प्रिंट निकल लेगा तुम्हें, बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा देख रहे हैं भाई? 9 लिख लीजिए फटाफट। बढ़िया प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। आसान हिस्सा है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के 18 से 20 सवाल आ रहे हैं, तो पिछले 4 साल का रिकॉर्ड है। 18 से 20 सवाल मैंने रखते हैं, और केवल एनसीईआरटी वॉल्यूम 1 12वीं कक्षा की, केवल 12वीं सोचोगे तो 60% पेपर 12वीं से पूछा जा रहा है। फोकस बढ़ाओ, अब समय है, अक्टूबर शुरू हो चुका है, आधा समय निकल गया है, अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल छोड़ दीजिए, अप्रैल तो फुल रिवीजन, उसमें कुछ नहीं, मार्च फुल रिवीजन, अपने तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी ये मान के चलिए, मार्च अप्रैल काउंट मत करिए, वो 60 दिन केवल रिवीजन है, भरपूर भरसक रिवीजन करेंगे। अभी तो अपने इन 5 महीने में जो जो पढ़ाया जा रहा है वो साथ साथ तैयार करते चले। एफर्ट लगाओ, सब संभव है, देखो है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो नहीं हो सकता। करें, लिखिए सवाल लिखिए। चलो, अब इसमें क्या क्या बातें काम की हैं, उससे मस्त बातें समझ में आएंगी। कर लूं, मिनिमाइज कर दो, ठीक है, ऐड कर रहा हूँ पेज। अब क्या क्या बातें वो सुनना, ये कहलाता है बच्चों बैटरी। बच्चों इसका दूसरा नाम होता है डीसी सोर्स। बच्चों इसकी फ्रीक्वेंसी 0 क्या होती है? 0। अगर किसी आरएलसी में आपने डीसी लगा दी तो क्या चमत्कार होगा, देखना मजा आएगा। एक्सएल और इसका एक्सी, एक्सएल होता है ओमेगा एल, फ्रीक्वेंसी 0, तो एक्सएल तो एक्सी 1/ओमेगा सी 2π0 × सी, एक्सी इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या हुआ? सर्किट की रुकावट इनफाइनाइट हो गई, सर्किट में करंट ही फ्लो नहीं होगा, आई 0। वापिस सुने, मान लो सर्किट में आरसी है और भाई आपने बैटरी लगा दी, चलो सर एक बार और बता दीजिए, बैटरी लगाई, इसकी रुकावट बताओ, कैपेसिटर की रुकावट एक्सी, धीरे धीरे बता दो सर, चल धीरे धीरे सोच ले। 1/ओमेगा सी, ओमेगा बोल, 2/f, नीचे कौन है? बैटरी, बैटरी बोले तो सोर्स ऑफ डीसी, फ्रीक्वेंसी लाला राजा, फ्रीक्वेंसी 0, 0 से डिवाइड, एक्सी इनफाइनाइट, जेड अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर,
Z becomes infinite. So Z infinite. करें, इसका मतलब क्या होता है? अगला वाक्य बड़ा जबरदस्त है। अगर सर्किट में कैपेसिटर है आइदर इन आरएलसी और इन आरसी और डीसी लगा दिया तो करंट कभी आ ही नहीं सकती। अब देखो वो क्या कह रहा है, सेम सर्किट व्हेन कनेक्टेड टू गिव्स अ करंट। अरे भाई ये क्या है, डीसी लगा के भी करंट ला रहा है, इसका मतलब कैपेसिटर तो हो ही नहीं सकता। जहां जहां कैपेसिटर काट दो, सी 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 हो ही नहीं सकता। उत्तर आरएल। नहीं आ रही बात समझ में? कैपेसिटर तो हो ही नहीं सकता। क्यों? ये लिख एक्सप्लेनेशन। अगर कैपेसिटर है होता तो कैपेसिटर की तो रुकावट डीसी में इनफानाइट हो जाती, तो सर्किट में करंट जीरो हो जाती, फ्लो ही नहीं होती। जबकि वो क्या कह रहा है, वाक्य पढ़ो। द सेम सर्किट व्हेन कनेक्टेड टू डीसी बैटरी करंट फ्लो हो रही है। डेटा से मतलब नहीं है मुझे, 0.4 0.6 0.8, मुझे तो 5 मई से मतलब है, 2 से 5 20, बात खत्म। इसके डेटा से क्या करूंगा, क्या कौन सी करंट है? करंट फ्लो हो रही है ये मायने रखती है। कैपेसिटर अगर होता तो करंट फ्लो ही, इसका मतलब सी तो हो ही नहीं सकता। बचा कौन? एल और आर। नहीं आई बात समझ? और और सीखते करो, पर मन में ठानो तो सही कि मैं मोबाइल पे समय खर्च कर रहा हूँ, इधर उधर टाइम खर्च कर रहा हूँ। इससे बढ़िया तो क्वेश्चन लेके बैठता हूँ, 45 में से हो सकता है 20 ही बने, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो 20 बनेंगे ना वो पक्के होंगे, फिर कॉपी वापस पढ़ोगे, अगले बनने लग जाएंगे। ऐसे ही होता है, सबने ऐसे ही सीखा है भाई। जब भी परेशान हो केवल एक वाक्य ही तो काम का है। सेंचुरी कभी सीधी नहीं बनती है, 1 रन 2 रन 4 रन 6 रन से ही शुरुआत करनी पड़ती है और लगातार खेलना पड़ता है। ऐसा मत सोचा करो कि एक बार में देखा ही वो पूरे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, परेशान हो गए। परेशान क्यों होना है, करेंगे होता जाएगा। इसके सॉल्यूशन भी अपलोड कर देंगे अभी चैनल पर, पूरे पूरे सॉल्यूशन आ जाएंगे। आगे इस वाले के आगे बढ़ू आगे। तो निष्कर्ष बताओ क्या है? बैटरी लगाने के बाद कैपेसिटर तो करंट फ्लो ही नहीं करवा सकता, जबकि प्रश्न कह रहा है बैटरी लगाने के बाद भी करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब सर्किट में कैपेसिटर तो हो ही नहीं सकता। बोलो क्लियर है बात? करूं मिटाऊं? एक सवाल और अच्छा है वो भी देखते हैं। वो कॉपी में करते जाइए, जो जो मैं समझा रहा हूँ ना उनको कॉपी में करते जाइएगा। कई बच्चों ने कर भी लिए होंगे तो उनको पता भी होगा कि कौन सा सवाल फंसने का है, वो पूछते जाइए, वास्तव में फंसने का था। एक 12वां देखिए, एक 12वां देखिए, डायग्राम बना लीजिए, डेटा लिख लीजिए, काम का सवाल है, कॉपी में करेंगे। कॉपी में रहेगा तो रिवाइज कर पाएंगे। पूरा प्रश्न भले ही मत लिखिए, चित्र बना लीजिए और डेटा डेटा लिख लीजिए। बाकी तो ये लिखा है कि सर्किट में तीनों लगाए हुए हैं, पर काम का प्रश्न है। पुराने सारे सवाल करने से क्या होता है, सारी प्रोफाइल पता चल जाती है। आप थोड़ा विचार करो, एक जो मैं आपको एंगल बता रहा हूँ कि ये जो 20 22 25 साल के पेपर है, एक व्यक्ति तो नहीं बनाता होगा, ये बात तो तय है।
हर साल अलग अलग व्यक्ति को पेपर बनाने को मौका मिलता है और जितने भी प्रोफेसर हैं, पुराने यूनिवर्सिटी टीचर हैं, वो बनाते हैं। आपने 20 साल के अगर पेपर कर लिए, मतलब आपने 20 बड़े टीचर का ऑल्टरनेटिंग करंट को लेकर उनका माइंड पढ़ लिया। वापिस ये वाक्य सुनना, क्या बोलना चाहता हूं। आपने अगर 20 साल के पेपर करे तो क्या हुआ, वो 20 पेपर 20 अलग अलग अध्यापक ने बनाए, तो उनका ऑल्टरनेटिंग करंट को लेके जो रवैया है, जो सोच है, जो पेपर की पैटर्न है, आपने वो पढ़ लिया। इसका मतलब आपका चैप्टर हर तरीके से तैयार हो चुका है। अब जैसे 2023 का सवाल अभी कराया था, क्या नया लगा आपने? कुछ भी नया नहीं है। ये हम आपको कहना चाहते हैं, एनसीईआरटी करिए, एनसीईआरटी की लैंग्वेज पढ़िए, उससे धीरे धीरे ऐसे मस्त हो जाओगे कि बस मजा आएगा। अब बताओ क्या क्या दे रखे हैं? वोल्टेज, वोल्टेज, वोल्टेज का फॉर्मूला ये रहा भाइयों, बहुत कम काम में आता है ये। वी आर स्क्वायर वी एल माइनस, क्या बात क्लियर है? अब बताइए, वी आर, आर पे वोल्टेज 40, एल पे वोल्टेज 40, सी पे 10, तो 40 प्लस 30 कितना? 50। दूसरी खास बात, इसमें पंगे हुए थे, केस हो गया था। हिंदी मीडियम में प्रश्न की लैंग्वेज अलग थी, इंग्लिश में अलग थी। क्या हुआ था पंगा, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं है, तो ये क्या माना जाएगा? आरएमएस। क्या माना जाएगा? तो ये 50 नहीं है, ये कौन सी वोल्टेज है? आरएमएस, आरएमएस वोल्टेज। अब हुआ क्या था, अब इसने दे दी करंट, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, तो ये कौन है? आई नॉट, आई नॉट है ये। हिंदी में जब हुआ था तो एम्पलीट्यूड नहीं छपा था, तो उसने दे दिया था करंट, तो केवल करंट होगा ना, तो ये आई आरएमएस बन जाएगा। इसलिए हिंदी का उत्तर अलग था, इंग्लिश का उत्तर अलग था। इंग्लिश में बिल्कुल सही है, एम्पलीट्यूड दिया है, ये कौन है? आई नॉट। अब ओम्स लॉ, ओम्स लॉ देखना, V बराबर आई जेड। अगर यहां नॉट लोगे, यहां भी नॉट आएगा। अगर दोनों जगह आरएमएस लोगे तो आरएमएस आएगा। अब वी आरएमएस तुझे पता है कितना आ गया? 50 वोल्ट, तो ये तो 50। आई आरएमएस नहीं पता, आई नॉट बाय इंटू जेड, तो 50 आई नॉट 10√2 बटे √2 जेड, √2 से √2 10 का पहाड़ा 5, कितना? 5। कितने प्यारे प्यारे सवाल आए। आप देखो एक ही सवाल में क्या क्या लग गया, वी का फॉर्मूला, ओम्स लॉ, आई आर एम एस का फॉर्मूला, आई नॉट बाय √2। एक ही सवाल में तीन तीन बातें लग रही हैं और पूरा पूरा सॉल्व हो रहा है, बढ़िया। बोलिए। करूं नेक्स्ट? कितना उत्तर? 5। ऑप्शन नंबर 4। एक सवाल ये बढ़िया है, इसको आज सोच के आना। 14वें सवाल को, 14वें सवाल को, बहुत बढ़िया सवाल है, कल डिस्कस कराऊंगा। इसमें भी इतनी बातें लग जाएंगी, बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14, होमवर्क के लिए कल सोच के आना। अब आते हैं एक बढ़िया सवाल 13, ये भी बहुत बढ़िया है। ये सॉल्ड एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। आपको जिसने पूरी पीडीएफ कर ली और एनसीईआरटी देख लेना, सवाल ऐसे कैसे मैच करेंगे, इससे आपको पता चलेगा कि सर क्यों कहते हैं एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी करो। एग्जैक्टली मैच होते हैं सवाल।
अब ये बहुत बढ़िया सवाल है, इसको नोट करिए। इसमें 15 मिनट मेहनत करेंगे, इसको 15 मिनट मेहनत करेंगे, काम का सवाल है ये। सवाल नंबर 13 13 बोर्ड पर है, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए 13, कॉपी में लिख लीजिए, नहीं तो क्वेश्चन नंबर डाल लीजिए, नीट 2013 लिख दीजिए, मॉड्यूल में भी है और पीडीएफ में भी है। सॉल्व एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, इसलिए आपको महत्व पता चलेगा। अरे यार सर क्यों पीछे पड़े हुए हैं यार अपने, एनसीईआरटी करो। हमने तो पिछले 2 साल में कभी एनसीईआरटी हाथ नहीं लगाई, ये कहां से आ गए हैं कि एनसीईआरटी करो एनसीईआरटी करो। तो आपको पता चलेगा सवाल ऐसे लिंक हो रहे हैं भाई। पढ़ो, बहुत सरल सरल चैप्टर है, कठिन हिस्सा तो आपने निकाल दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट और ये पढ़कर ईएमआई, अब चैप्टर में बचे ही नहीं है दम। इसके क्या चारों पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, और उससे क्या ओवरऑल पूरी फिजिक्स बढ़िया होगी, इसलिए सवाल काम का है। जबरदस्त अप्रोच है सवाल की, अच्छा भी लगेगा आपको पूरा पढ़ोगे तो। करो, चालू करो। कहाँ थे आप? अच्छा, चलो बढ़े। अब सुनना, बातचीत मत करना, सवाल बड़ा जबरदस्त है, फिर रिपीट हो जाएगा 2024 में, देखना। कॉइल इज कनेक्टेड विद बल्ब, तो कॉइल ये हो गया आपका इंडक्टर, ये हो गया इंडक्टर। बल्ब, बल्ब का मतलब होता है आर, रेजिस्टेंस, ये एल। तो बता कौन सा सर्किट हो गया? आर एल। कौन सा सर्किट? आर एल, पहली बात। अब उसने पूछी है ब्राइटनेस कम होना। ब्राइटनेस, ब्राइटनेस का क्या मतलब होता है? ब्राइटनेस का मतलब होता है सीधा सीधा करंट का लेना। अगर करंट ज्यादा तो ब्राइटनेस ज्यादा, P बराबर होता है आई स्क्वायर आर, P बराबर आई स्क्वायर आर। अगर आई ज्यादा तो ब्राइटनेस ज्यादा, उसको ब्राइटनेस कम करनी है, इसका मतलब आई कम होना चाहिए। अब देखते जाना, सुनना, बातचीत बंद, इक्का दुक्का जो बच्चा बोल रहा है वो भी शांत हो जाओ। अब आरएल सर्किट में क्या क्या होता है? जेड होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का, बोलो याद है क्या? आरएल है आरएल, तो एक्स केवल एक्सएल ही तो होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन पढ़ता हूं। वो कह रहा है एक कैपेसिटर जोड़ दो जिसका एक्सएल बराबर एक्सी हो। कैपेसिटर जोड़ते ही सर्किट आरएलसी का हो जाएगा, और एक्सी एक्सएल बराबर है, इसका मतलब सर्किट रेजोनेंस में चला जाएगा, और रेजोनेंस में तो करंट बढ़ जाती है, तो ब्राइटनेस भी, पर लालापन को तो कम करनी है, पहला गलत। दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड, तो एल का फॉर्मूला ईएमआई जिंदाबाद, म्यू नॉट एन स्क्वायर बटा एल इंटू ए, ये तो एयर, अगर कोई इसके अंदर मटेरियल डाल दें, म्यू नॉट इंटू म्यू नॉट, मटेरियल डालते ही एल बढ़ जाएगा, एल बढ़ जाएगा, जेड बढ़ जाएगा, करंट। ये मामला ठीक लग रहा है यार, और पढ़ते हैं, पूरा ही सवाल काम का है।
पोस्टमार्टम पूरा ही सवाल का बढ़िया है। तीसरा ऑप्शन, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी कम करोगे, एक्सएल होता है ओमेगा एल, 2 पाई एफ एल, फ्रीक्वेंसी कम तो एक्सएल, एक्सएल कम तो सर्किट की रुकावट भी, सर्किट की रुकावट करंट बढ़ जाएगी। हमें तो करंट कम चाहिए था। नंबर ऑफ टर्न इज रिड्यूस, एल का फॉर्मूला म्यू नॉट एन स्क्वायर बटे एल इंटू नंबर ऑफ टर्न कम कर देंगे, एन कम, एल कम, एल कम, एक्सएल ओमेगा एल, एक्सएल भी, एक्सएल कम, जेड कम, करंट। तीन ऑप्शन में करंट बढ़ रही है, एक ही में करंट कम हो रही है। कितना बढ़िया सवाल है ये, अपने आप में एक सवाल बन सकता है। आयरन रॉड डालने पर ब्राइटनेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सॉल्व एग्जांपल है ये। आयरन रॉड डालने पर तुझे पता होना चाहिए, आयरन रॉड डालने पर म्यू आर आ जाएगा, एल बढ़ जाएगा, जेड बढ़ जाएगा, करंट। यही होता है। वो मेटल डिटेक्टर वो एयरपोर्ट पे लगे रहते हैं, सिटी मॉल में लगे रहते हैं, उसमें क्या आप मेटल अगर ले जाओ जेब में डालकर तो सायरन बनने लग जाता है। कारण क्या होता है? वो ऐसे ऐसे चेक करते हैं मेटल डिटेक्टर से। होता क्या, वो आपने देखा हो, या तो अगर मैं उसकी बात करूं तो उसके पूरे अंदर कॉइल लगी हुई है। क्या लगी हुई है? कॉइल लगी हुई है। जैसे ही आप मेटल कोई चीज अपने पॉकेट में डाल के ले जाते हो तो मेटल ले जाते ही क्या होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक मटेरियल आ जाता है। मटेरियल आते ही सर्किट का एल इम्पीडेंस चेंज हो जाता है। सर्किट का इम्पीडेंस चेंज होते ही सर्किट में करंट भी चेंज हो जाती है। एक प्रोग्रामर लगा रखा होता है, जब भी करंट चेंज हो अलार्म बोल देना भाई, तो जैसी करंट चेंज अलार्म बोल जाता है और आप पता चल जाता है आपके जेब में या टैची में क्या है, मेटेलिक कोई ऑब्जेक्ट है। वो देखो आपने ऐसा रिंग सा वो चेक भी करते हैं ऐसा एयरपोर्ट पे, या एक मेटल डिटेक्टर होता है। तो ऐसे ऐसे चेक करने से क्या होता है, तो क्या होता है जो मेटल है उस पूरे मेटल डिटेक्टर के अंदर कॉइल लगी हुई है, कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न्स हैं। जैसे आप मेटल को लेके जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होते ही सर्किट का इम्पीडेंस चेंज हो जाएगा। इम्पीडेंस चेंज होते ही करंट चेंज होगी। और अंदर प्रोग्रामर लगा रखा है कि जब जब करंट बदले तब तब अलार्म बजा देना। क्या बात समझ में आ रही है क्या? सॉल्व एग्जांपल है एनसीईआरटी का। समय तो है ही नहीं इधर उधर की बात करने का, समय कीमती है। जो जो एक एक शब्द बोल रहे हैं उससे सबसे सवाल सॉल्व होते हैं। एक भी शब्द इधर उधर को बोलते नहीं है भाई, समय ही नहीं है। जो जो उदाहरण दिए जा रहे हैं सब कहीं ना कहीं परीक्षा के क्वेश्चन है। वो सॉल्व एग्जांपल है कि मेटल डिटेक्टर किस तरह काम करता है। तो याद होना चाहिए रेजोनेंस की कंडीशन पर होता है। अगर मेटल ले जाते हैं तो सर्किट का इम्पीडेंस बदल जाता है। इम्पीडेंस बदलते ही सर्किट की करंट चेंज हो जाती है। करंट चेंज को रीड कर लेता है। अच्छा सवाल था 13वां। हाँ हाँ, एक ही सोच है, दोनों से कर सकते। बढ़ोगे आगे? चलो आगे बढ़ते हैं। लिख लिएगा चारों? इसमें ये सवाल बड़ा फेमस है। पहले तो एक 2022 का देख लो। पढ़ना मत, मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपके कॉन्फिडेंस के लिए। यार एसी चैप्टर को छोड़ने की जरूरत, इसका तो सवाल सही होगा। 3 प्रश्न आए थे इस साल 2023। कितने प्रश्न? तीनों आसान। चलो देखो, वोल्टेज दे रखा है, ये वोल्टेज है, देखते ही पता चले V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। V नॉट चिल्ला 200, ओमेगा चिल्ला 100, तो फ्रीक्वेंसी हो गई ओमेगा 100, 2 पाए
एफ 100, तो 2 का पहाड़ा 50, तो फ्रीक्वेंसी 50/, ये तो है किसकी, सोर्स की, इसे क्या कहते हैं, सोर्स फ्रीक्वेंसी, सोर्स के इक्वेशन, सोर्स वोल्टेज, सोर्स फ्रीक्वेंसी। पूछिए रेजोनेंस, रेजोनेंस का फॉर्मूला 1/2 पाई रूट एल सी, ये कहलाती है रेजोनेंस। एल बताओ, एल 10, सी 10 माइक्रोफेराड। लविंग कैलकुलेशंस, इन्हें लविंग कैलकुलेशन कहा जाता है। सर लविंग कैलकुलेशन की क्या परिभाषा है, ऐसी कैलकुलेशन जो पूरी पूरी सॉल्व होती है, स्क्वायर रूट पूरा सॉल्व हो रहा है, पाई से पाई कट रहा है, उन कैलकुलेशंस को कहा जाता है लविंग कैलकुलेशंस। ये देखो 10 और 10 100, ये -6 -4, -4 का वर्गमूल -2 स्क्वायर रूट -2 ऊपर जाएगा 100, 100/2 पाई, 50/पाई। सोर्स फ्रीक्वेंसी भी वही, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वही, सर्किट इज इन रेजोनेंस। रेजोनेंस की परिभाषा, व्हेन एक्सटर्नल सोर्स फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली मैचेस विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, द सर्किट इज इन द स्टेट ऑफ दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। 2022, अरे करे आओगे, कहीं नहीं अटकोगे, पढ़ते रहोगे, साल भर चलता रहेगा, सब सवाल बनेंगे, कहीं नहीं अटकना है, कहीं दिक्कत नहीं। एक ये प्रोफाइल बड़ी काम की है, ये रिपीट हुई है 70वां, ये जरूर कॉपी में लिखिए, बहुत काम का सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है ये। और ये क्या लैंग्वेज याद हो जाती है रिवाइज करते करते, फिर सीधा टिक होता है सवाल। 70वां, बढ़िया सवाल है, सारे चैप्टर के दे देंगे ऐसे, जीवन बहुत आसान हो जाता है इससे, एकदम लाइन से लगे हुए क्वेश्चन, बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल दे देंगे, टीम को बोल दिया, कर रहे हैं तैयार। ये क्या उसी अंदाज में जमे हो जैसा अपन पढ़ रहे हैं, उसी टॉपिक वाइज उसी तरह के सवाल एक साथ, तो बहुत सुकून मिलता है, साथ साथ चीजें तैयार हो जाती है। काम का सवाल है, आज एनसीईआरटी करना, जिन्होंने 2 दिन निकाल दिए नहीं पढ़ी हो आज कर लेना, कई हमारे हैं मस्त। हाँ, कि हमें भी ले जाते सर रणथंबोर, हाँ वहां छोड़े आते जंगल में। सवाल की लैंग्वेज इतनी खास है प्यारे, कि जब रिपीट हो जाएगा ये सवाल और पेपर में आया हुआ है 2 बार, बड़ा काम का सवाल है, काफी बात सीखने को मिलती है। और फिर क्या 2-3 बार जब आप पढ़ लोगे ना, तो आपको ये सवाल प्रोफाइल ही याद हो जाएगी, अच्छा ऐसा होता है तो फिक्स है, सर्किट रेजोनेंस में चला जाता है। कॉपी में लिख लो, ये सवाल काम का है, कॉपी में इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि कॉपी रिवाइज होती है अंत में फरवरी मार्च अप्रैल में, तो जो बढ़िया बढ़िया प्रोफाइल है वो कॉपी में एक एक सवाल जरूर होना चाहिए। नोट्स बहुत सिस्टमेटिक बनवा रहे हैं, तो भाई तू नोट्स अच्छे से पढ़, इसके सवाल बढ़िया तैयार कर, इसके साथ एनसीईआरटी जोड़ और पीवाईक्यू जोड़। हाँ जी, कोई बता सकता है हर खड़ा करके, सर मैं कर लिया सवाल।
पीछे भैया ने हाथ खड़ा किया सबसे। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष गुप्ता है। सही है, ठीक है, चल। हाँ हाँ, पहले किसके लिए? आरसी के लिए। पहले गलत शब्द बोल दिया था। हाँ, सर्किट में है आर एल सी तीनों, तीनों, पर उसने कहा एल रिमूव, तो कौन बचा? आर सी का टेन फाइव एक्स सी बाय पाई कितना? पाई बाय 3 एक्स सी बाय आर 1060 √3 एक्स सी बाय, तो एक्स सी √3r when L is removed। बेटे L रिमूव हो गया तो कौन बचा? आर सी। सब सीखो, हमें अपना रिवीजन थोड़ा करना है कि गुप्ता जी अपना ही रिवीजन करके चले गए आज। सब सीखे। एल रिमूव हो गया तो सवाल में क्या बचा? आर सी। आर सी का 10 5। अब क्या रिमूव किया? इफ इंस्टेड ऑफ सी एल इज रिमूव्ड, इफ इंस्टेड सी इज रिमूव, अगर आप अब किसको रिमूव कर दिया आपने? सी को, तो बताइए अब क्या बचा? आर एल। आर एल का बताओ? 10 5 एक्सएल बाय पाई कितना? पाई बाय 3 एक्सएल बाय आर। एक्सएल, ये क्या हो गया? एक्सएल और एक्सी बराबर हो गए। सर्किट इज इन द स्टेट ऑफ रेजोनेंस के समय फेज डिफरेंस 0, पावर फैक्टर cos फाइव, फेज डिफरेंस 0, पावर फैक्टर 1। बढ़िया सवाल है। फेज डिफरेंस 0, बताओ फेज डिफरेंस 0 क्यों हो गया? क्योंकि रेजोनेंस। अपने ये नहीं चमकता सर, अपने मेरे तो नहीं चमक रहा है ये। ठीक है भाई, दूसरा बता, तू बता क्या चाहता है? सर मैं तो cos फाइव चाहता हूँ r बाई जेड, आर चाहता हूं, जेड चाहता हूं, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सएल, और एक्सी तो दोनों बराबर आ गए, तो बचा क्या? बचा आर बटे आर। कॉस फाइव बता कितना आ गया होगा? ये लंबा मेथड है, ये भी किया जा सकता है, किताबों में तो यही है। पर आप सोचिए ना, जब एक्सएल बराबर एक्सी, बच्चों सर्किट किस में चला गया? रेजोनेंस में। रेजोनेंस में फाई 0 लिखवाया था, लिख लो, कोई शर्म नहीं, अपने नोट से भरोसा मत करना दिमाग पे। जब एक्सएल बराबर एक्सी, तो सर्किट किस में चला गया? रेजोनेंस में। रेजोनेंस के समय फेज डिफरेंस 0, पावर फैक्टर होता है cos फाइव, cos 0 कितना? 1। नहीं आई बात समझ? बढ़िया प्रश्न है, काम का है। अब खुद कर लो, जूम के नकल मारनी है तुम्हें। अब क्या, जब आप इसका 3 4 बार रिवाइज कर लोगे ना, तो इस तरह की भाषा आते ही चमकता है। अच्छा, एल रिमूव, फेज डिफरेंस पाई बाय 3, सी रिमूव, सेम फेज डिफरेंस, सीधा आंसर, सर्किट इज इन द स्टेट ऑफ रेजोनेंस, पावर फैक्टर 1। क्या चेंज करेगा वो? एंगल ही तो है। तो इस तरह की भाषा आते ही, रिवीजन का खेल है, रिवीजन करते ही, भाषा क्लिक करते ही, हाँ सर ये बात हो गई। बोलिए। अब देखो कितना तरीके से जमाए हुए हैं, सारे सवाल रेजोनेंस के हैं। जब आप 10 बार रेजोनेंस सोचोगे, रेजोनेंस चल रहा है, सारे सवाल रेजोनेंस के ही जमाए हुए हैं, तो आपको बार बार रेजोनेंस की प्रॉपर्टीज याद हो रही हैं। अब देखो अगला सवाल देखते हैं, ये बनाओ, लिखो ये वाला सवाल।
रीडिंग ऑफ V1 एंड V2 आर 300 वोल्ट ईच, इसकी भी 300, इसकी भी 300। रेजोनेंस की प्रॉपर्टी याद है? बोलो, एक्सएल बराबर, और बोलो VL बराबर, जब भी ऐसा होता है सर्किट इज इन द स्टेट ऑफ, और रेजोनेंस बोल नहीं रहा है, बदमाश है। सवाल में कहीं नहीं बोल रहा कि सवाल रेजोनेंस का है, पर उसने दोनों वोल्ट मीटर की रीडिंग बराबर दे दी। बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, कॉपी में आना चाहिए ये सवाल। दोनों वोल्ट मीटर की रीडिंग बराबर लिखना चाहिए, क्योंकि VL बराबर इसलिए नहीं होता है सर, उल्टा कर देते हो तो इसलिए हो जाता है। क्या क्या कर रखा है सोचो बचपन में आपने। इसलिए सर्किट किस में है? रेजोनेंस। अब रेजोनेंस आती पता है जेड कितना हो जाएगा, सॉल्व ही नहीं करना। जेड मिनिमम सीधा ही 100 ओम, सीधा जेड 100। लिख लो, देखो मत, देखो मत, लिख लो, कॉपी में लिखा हुआ रहेगा तो ध्यान रहेगा। आज घर जाके जिन्होंने अभी तक एसी के पन्ने नहीं पलटे, पहले घर जाके एसी पूरा पढ़ो और फिर ये क्वेश्चंस लगाओ। बढ़ो आगे। अब सोचो, आर आ गया। अच्छा, ये 220 कुछ नहीं दे रखा, तो ये कौन है? आरएमएस। अब ओम्स लॉ लगा दो, V बराबर आई जेड। अमीटर की रीडिंग, अमीटर मतलब आरएमएस रीड करता है, तो यहाँ आरएमएस, तो यहाँ भी आरएमएस, V आरएमएस 220, जेड 100, तो कितना आ गया? 2.2। और क्या पूछा है? रेजिस्टेंस वोल्टेज रीडिंग V3। मजा आ जाएगा किसी को? जब रेजोनेंस होता है तो V VR के बराबर ही हो जाता है। याद करो, कितनी बढ़िया बढ़िया प्रॉपर्टी निकल के आ रही है। रेजोनेंस के समय VL VC तो बराबर होते हैं, तो जो अप्लाइड वोल्टेज होता है वो पूरा का पूरा किसके अक्रॉस आ जाता है? रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ये 220 है, ये पूरा कहाँ आ जाएगा? रेजिस्टेंस। मस्त सवाल है, कितनी बातें काम आ गई, काउंट कर लो आप। 4 से 5 कॉन्सेप्ट लगा लिया आपने। रेजोनेंस समझ लिया, VL बराबर VC क्लिक करा, जेड मिनिमम रेजोनेंस में R होता है, ओम्स लॉ लगा लिया, V VR के बराबर होगा। एक ही सवाल में इतनी बातें हिट हो गई। बढ़ो आगे। कौन सा ऑप्शन आएगा? कौन सा ऑप्शन आएगा? सेकंड। बढ़ चले, और 3 4 कठिन सवाल करके दिखाता हूँ। कठिन तो कुछ भी नहीं है, सब बन जाते हैं, थोड़ा सा आपको सिस्टमेटिक पीछे पढ़ना पड़ता है। अब ये सारे पावर के सवाल हैं, दो पावर के सवाल में बहुत कैलकुलेशन है भाई। 25 और 26 जानलेवा सवाल है, शुद्ध रूप से कैलकुलेशन है। फिजिक्स के नाम पे कुछ भी नहीं है, पर कैलकुलेशन है। अगर सेक्शन बी में आए तो एक बार तो ये छोड़े जाएंगे, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है।
बता देता हूं, ये दे रखा है 20 मिली हेनरी, एल सी आर तीनों हैं, तो कौन सा सर्किट, आर एल सी सीरीज, ये सोर्स, तो ये कौन वी नॉट, ये कौन ओमेगा, ठीक है। अब प्योर और प्योर कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। तो अगर सेक्शन बी में आए तो इसको ऑप्शन में डालिएगा, कारण पता चल जाता है। अभी आप 2 स्टेप लगाओगे आपको पता चल जाएगा, अरे यार ये तो कैलकुलेशन उलझने वाली है, बाकी कुछ भी नहीं है। पावर लॉस, अब पावर लॉस आते ही बताइए क्या लगाना चाहिए। पावर लॉस P बराबर ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, फिर ई आर एम एस आई आर एम एस की जगह ओम्स लॉ ई आर एम एस बाय जेड, कॉस फाइव की जगह आर बाय जेड, ई स्क्वायर आर एम एस आर, जेड और जेड जेड स्क्वायर, ई स्क्वायर आर, जेड स्क्वायर कर देंगे स्क्वायर रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल 1/ओमेगा सी का। याद हो तो मैंने एक ऐसा एक्सप्रेशन भी बताया था आपको, वो देखो ये ऊपर वाला सवाल भी आया हुआ, याद आया ऐसा। अभी देखिए सब पावर के सवाल हैं लाइन से, पावर का क्वेश्चन, पावर पावर, ये आपको देख के बताया था। एक में साइन, एक में π/2, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आते ही पावर जीरो, याद करिए। अब सब दे रखा है ERMS, ये 10 तो V नॉट है, तो ERMS निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा 10 बाय, ERMS पता है, R पता है, ओमेगा एल ओमेगा सी सब दे रखा है। तो फिजिक्स के नाम पर कठिन नहीं है, कैलकुलेशन अति ज्यादा है, इसलिए ऑप्शन बी में डालिए। सिलेक्शन अगर छोड़ना पड़े फर्स्ट राउंड में तो छोड़िए, पता चल जाता है 2 स्टेप करते कि नहीं यार ये उलझने वाला है। इसमें उलझने से तो बेहतर है हम 5 सवाल दूसरे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर साल आता है, 25 साल में से 2 या 3 प्रश्न ही आए हैं जो कैलकुलेशन में उलझने वाले हैं, बाकी ऐसा नहीं। सेम इसी का भाई, सेम ये 2016 में आया, देखो आप, बिल्कुल सिर्फ क्या बदला है भाई ने, एल एल दे था, सी दे रखा है, आर दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है, वही सवाल रिपीट हुआ है, पावर लॉस। देख लो, मतलब ये प्रोफाइल काम की है, डेटा कठिन है उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, पर प्रोफाइल काम की है, क्या अगर ये प्रोफाइल आ जाएगी तो अपन को आना चाहिए। और इसी पर ये सवाल है, ये देखो इसमें क्या पूछा है, फॉर्मूला ही पूछा है, पर ऐसा डरावना फॉर्मूला था, शायद क्लास में बताया था आपको, याद हो तो। क्या बात समझ में आ रही है। तो ये दोनों, इन दोनों की ही कैलकुलेशन कठिन है, पर फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही सवाल एक ही प्रोफाइल के हैं। देख लीजिए आप, आर पता है, एल पता है, सी पता है, इक्वेशन पता है, पावर पूछिए। बोलो क्लियर है क्या, बढ़े आगे, चलिए। अब एक मुझे बढ़िया सवाल बताना था, वो मैं आपको बताता हूँ। ये ट्रांसफार्मर के सवाल हैं भाइयों, ये जरूर कर लेना। ट्रांसफार्मर बहुत है, 2023 तक अपडेट, सारे ट्रांसफार्मर के सवाल हैं, देखो अब लाइन से सब ट्रांसफार्मर के, सब पेपर के क्वेश्चन है, सारे ट्रांसफार्मर एक साथ है, सिस्टमेटिक अरेंज। अब मुझे कराना है ये वाला क्वेश्चन 42, ये देखिए 41 और 42 दोनों ही काम के हैं, 41 42। पहले 41 पढ़ लीजिए, लिखिए मत, 41 पढ़ लीजिए, बोर्ड पे पढ़ लीजिए 41 क्या कह रहा है, सेलेक्टेड फॉर बेटर ट्यूनिंग, ट्यूनिंग के लिए क्यू हाई होना चाहिए, जितना ज्यादा क्यू फैक्टर होगा उतना उसका बढ़िया रेजोनेंस ट्यूनिंग होगा। अब क्यू का फॉर्मूला या तो ओमेगा बाय एल बाय आर याद होना चाहिए, या 1/r
ये भी होता है। एक ओमेगा एल की जगह ओमेगा 1/ओमेगा c भी लिख सकते हैं। ये समझ में आया? क्योंकि Q का क्या फॉर्मूला था आपको याद है? Q था, याद करिए, रेजोनेंस के समय तो होता है, तो रेजोनेंस समय तो एक्सएल और एक्सी बराबर होते हैं। ये ऊपर सवाल आया था, इसके दो आंसर गए थे, पहले एक आंसर था, बाद में दो आंसर है इसके, 1 और 2। क्वालिटी फैक्टर सीधा फॉर्मूला पूछा गया है, ओमेगा एल बाय आर। ओमेगा एल की जगह 1/ओमेगा c भी लिख सकते हैं, पूछो क्यों? रेजोनेंस में तो एक्सएल और एक्सी बराबर है। अब मैं आ रहा हूं नीचे पे, ये देखिए, वो कह रहा है बेटर ट्यूनिंग। बेटर ट्यूनिंग के लिए मैंने आपको कॉपी में लिखवा दिया था, Q ज्यादा, R कम, L C, ऐसा कॉम्बिनेशन देखो। R चाहिए कम, सबसे कम R 20, 15, 25, 25, सबसे कम R, ये थोड़ा सा पसंद आया। L ज्यादा, L देखो सबसे ज्यादा ही है। C कम, देखो सबसे कम है, अपने आप सेट हो गया। कई बच्चे पूछते हैं सर अगर दो वैल्यू एक जैसी आ जाती तब फिर आपको तीनों वैल्यू यहाँ रख रख कर चेक करनी पड़ेगी, और परीक्षा में ऐसा नहीं देगा क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। उसने तीनों वैल्यू देखो कितनी बढ़िया दी है। अपन को आर क्या चाहिए? कम, सबसे कम ही है इसमें। एल चाहिए ज्यादा, सबसे ज्यादा एल है। सी चाहिए कम, सबसे कम सी है। बेटर ट्यूनिंग पेपर में आया हुआ सवाल है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अच्छे ट्यूनिंग के लिए क्यू फैक्टर ज्यादा होना, कॉपी में लिखवाया था, क्यू फैक्टर ज्यादा होना चाहिए। इतना तो समय मैंने घर पे नहीं दिया, इतना तो आप समय दे रहे हो एक एक सवाल करा के। दो ना समय घर पे, मना क्यों कर रहे हो? कौन मना कर रहा है? पढ़ो तो सही। आप तो एक एक सवाल इतना प्यार से करो, इतना तो मैं घर पे कॉपी नहीं खोलता। आप तो ये पीछे पड़ गए हो कि पूरा कर कर जरूरी है। करना पड़ेगा भाई, तभी होगा। चलिए, ये देखिए सवाल, ये सवाल इसलिए जरूरी है, सवाल आप पढ़िए, 42 नंबर, सिर्फ पढ़ लीजिए, सिर्फ पढ़ लीजिए 42 नंबर। क्या कह रहा है? अ सीरीज एलसीआर सर्किट कंटेनिंग 5 हेनरी इंडक्टर, 80 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, 40 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट विच पावर इज हाफ द पावर, मतलब कौन सी फ्रीक्वेंसी पूछी है? हाफ पावर। बदमाश है वो, सीधे ही पूछ देता ना, फाइंड द हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। भाई ने हाफ पावर फ्रीक्वेंसी नहीं लिखी, पूरी भाषा लिख दी। ऐसी फ्रीक्वेंसी बताओ जब पावर हाफ हो जाए। तो याद करो, ओमेगा 1 क्या था? ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा बाय 2। ओमेगा 2 ओमेगा नॉट डेल्टा ओमेगा आर बाय एल। आर, आर 40, एल 5, 8, ये आ गया 8। अब ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं। ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट 1/√LC, √L C 80 माइक्रो, लविंग है, लविंग है। 80 पंजे 400, 400 का वर्गमूल 20, -6 का -3, -3 ऊपर जाएगा +3, 1000/20 50, 1000/20 50। अब देखना अच्छे से, ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट 50, डेल्टा ओमेगा बाय 2 8/2 4, तो ओमेगा 1 46, ओमेगा 2 50 प्लस 4 50, तो एक आएगी 46 और एक आएगी 50। पर्टिकुलर सवाल है,
याद होगा तभी हिट होगा। एनसीईआरटी में बैक एक्सरसाइज में दे रखा है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे सवाल, बस उसने कैलकुलेशन इसकी आसान कर दी। आसान, देखो पूरी पूरी सॉल्व होती है, 99% पूरी सॉल्व होती है। इसमें 45 सवाल हैं टोटल 44, एक दो क्वेश्चन में ही अटक रहे हैं, बाकी सारी कैलकुलेशन 100% सॉल्व हो रही है। अब सवाल कर लिया ना, अब आपको पता चल गया, अरे यार अब आप कॉपी पढ़ोगे तो इस फॉर्मूले को ध्यान से देखोगे, आया हुआ क्वेश्चन है 2021, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 याद होना चाहिए, ओमेगा नॉट माइनस डेल। कहां से आया समझ में आ गया? ग्राफ से, एक पीछे और एक आगे। बोलो क्लियर है क्या? तो काम का सवाल था, ये आना चाहिए था। ट्यूनिंग वाला मैंने आपको बता दिया। एलसी ऑसिलेशन अभी पढ़ाना है, ये भी एलसी ऑसिलेशन, ठीक है साहब। तो कॉपी खोलें, एलसी ऑसिलेशन पढ़ा देता हूँ, चैप्टर को खत्म कर देता हूँ, और तो कोई फंसने वाला सवाल है नहीं। आज इसको निपटा दीजिए पूरी पूरी, 44 के 44। चलो किसका है? चलो अब एक बार एनसीईआरटी का आइडिया दे रहा हूँ, फिर एलसी ऑसिलेशन पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी का आइडिया ले लीजिए, जिसने करी है वो एक बार देख लें। थ्योरी पढ़ा दो सर, नोट्स बनवा दो बढ़िया। अरे करोगे क्या उसका? अपन तो सर नोट्स बना दो सुंदर सुंदर, एकदम बढ़िया। चलो ये आ गई साहब एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज। सारे सवालों का हिंट दे रहा हूं, एक एक सवाल का आज मिला लेना पूरे के पूरे सवाल, और जैसे ही आप 11 सवाल कर लोगे नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाओगे। क्या चैप्टर बहुत आसान है, एक भी सवाल मत छोड़ना, खटाखट देखते जाओ। जो लाए एनसीईआरटी वो देख लो, जिन्होंने करी है वो डाउट पूछ लो, बाकी सब सुन लो। हाँ और क्या कर सकते हैं। 7.1 फटाफट देखिए, 100 ओम रजिस्टर, बताओ ये कौन? आर, ये आर कनेक्टेड 220 वोल्ट, कुछ नहीं दे रखा, आरएमएस 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट? क्या लगा देंगे? ओम्स लॉ, V बराबर आई आर, यहां आरएमएस तो यहां भी आई आरएमएस आ जाएगा। व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम? सोचिए नेट पावर, सर्किट में कौन है? प्योर आर, फॉर्मूला बोलना, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। क्यों जीरो क्यों? प्योर आर, प्योर आर, पाई जीरो। बोलो वी आर एम एस 220, आई आर एम एस यहां से आएगा, गुणा करोगे पावर 7.2। पीक वोल्टेज दे रखा है, आरएमएस पूछा है, तो वी आर एम एस बराबर वी नॉट बाय पीक, पता है आरएमएस आ जाएगा। 2021 या 22 में यही सवाल आया है, देना यही सवाल आ गया, इसने यही पूछा, पहले पेज पर ही है, 2022 में पूछा है पीक वोल्टेज क्या होता है? पीक वोल्टेज होता है √2 टाइम्स ऑफ, सोचो आप 2022 में ये आ गया, सिर्फ यही पूछा है पीक वोल्टेज क्या होता है? पीक वोल्टेज होता है √2 टाइम्स ऑफ वी आर एम। अगला आरएमएस करंट दे रखी है, क्या पीक करंट निकाल लोगे? आई आर एम एस बराबर आई नॉट बाय √2। अब ये दोनों काम के हैं, ये दोनों पेपर में आए हुए हैं, सॉल्व एग्जाम्पल भी है, अनसॉल्व भी है, इनको ध्यान से सुनना। 44 मिली हेनरी का इंडक्टर क्या हो गया? एल, 220 वोल्ट वी आर एम एस, 50 हर्ट्ज, सर्किट में केवल इंडक्टर है तो कौन हो गया? प्योर एल। व्हाट इज आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट? व्हाट इज आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट? अब सुनना, ओम्स लॉ, वी आर एम एस बराबर आई आर एम एस इंटू जेड, जेड नहीं एक्सएल, क्योंकि प्योर एल है। वी आर एम एस बता
220। IRMS पूछा है, एक्सेल ओमेगा एल, ओमेगा को खोल दो 2 पाई एफ, एफ कितना 50, एल 44 मिली हेनरी। इससे क्या आ जाएगा IR। बोलो क्या बात क्लियर है? 7.4 भी यही है, इसने कैपेसिटर दे दिया बस, तो एक्सेल की जगह एक्सी हो जाए। आज पीछे पड़ जाइए कि सर आज अपन को सारे क्वेश्चन लगाने और पूरे हो जाएंगे तो बात बन जाएगी। इन दोनों में नेट पावर बताइए, नेट पावर क्यों जीरो बताइए? प्योर इंडक्टर प्योर कैपेसिटर में फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री को तो cos 90 जीरो। और मैंने आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस बताया था, आधे साइकिल में चार्जिंग होती है और आधे साइकिल में, इसलिए नेट पावर एब्सॉर्ब कितनी होती है? जीरो, जीरो। अगला देखें, ऑब्टेन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, सभी को याद है। व्हाट इज द क्यू वैल्यू? क्यू वैल्यू का फॉर्मूला ओमेगा एल बाय आर। 7.7 अभी नहीं पढ़ाया, कल पढ़ाऊंगा, एलसी ऑसिलेशन है, ये दोनों अभी छोड़ने हैं, अभी समय होगा तभी पढ़ाऊंगा। एलसी ऑसिलेशन लास्ट टॉपिक बचा है अपने। 7.9 देखिए, 9 10 11 तीनों काम के हैं, तीनों देखिए। 9 देखो, 9 पढ़ो। 9 की लैंग्वेज काम की है, एनसीईआरटी क्यों करवा रहे हैं? सवाल तो सारे आसान है, आप लैंग्वेज पढ़ के आपके दिमाग को मजबूत करना है हमें। इतनी बढ़िया लाइन दी है देखो, when the frequency of the supply equal the natural frequency circuit is in resonance। भाई बोल ही नहीं रहा रेजोनेंस, ये वाक्य काम का है। यही वाक्य आपको क्लास में समझाया था, आपको एग्जांपल दिया था कि जब सैनिक पुल से निकलते हैं तो कदम ताल छोड़ देते हैं। आपको एग्जांपल दिया था ट्यूनिंग फॉक की फ्रीक्वेंसी और ऑर्गन पाइप की रेजोनेंस ट्यूब की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है तो आवाज एकदम तेज आती है। आपको एग्जांपल दिया था ट्यूनिंग वाला कि रेडियो सिग्नल की बैंड फ्रीक्वेंसी और अपने रेडियो की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी तो सर्किट रेजोनेंस। ये देखो, अब पूछा है व्हाट इज द एवरेज पावर। अब रेजोनेंस में एवरेज पावर VRMS IRMS cos जीरो, कितना जीरो। घबराओ बिल्कुल नहीं घबराएंगे, तो cos जीरो, बस एवरेज पावर आ जाएगी और सब कुछ दे रखा है, आंसर आ जाएगा। ठीक है साहब, अच्छा सवाल था। 9 10 देखिए, 10 भी बढ़िया है। 10 में क्या कह रहा है? ट्यून, ये ट्यून ही काम का है, ट्यूनिंग आते ही रेजोनेंट। इसलिए आपको 5-7 बार ट्यूनिंग शब्द बोला पढ़ाते समय ताकि दिमाग में आपके सेट हो। ट्यूनिंग उदाहरण सर ने दिया था, रेडियो फ्रीक्वेंसी, सवाल किसका है? रेजोनेंस। इसने यहाँ हिंट लिखा हुआ है, वहां नहीं आएगा लिखा हुआ, हाँ वो लिखा हुआ देखो, यही अपन बोलते थे फॉर ट्यूनिंग द नेचुरल फ्रीक्वेंसी that is the frequency of LC circuit should be equal to the frequency of radio wave। जब वो मैच कर जाती है तब किसमें सर्किट चला जाता है? रेजोनेंस। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाइए 1/2 पाई रूट LC। अच्छा प्रश्न। अब आता है लास्ट 11वां, 11वां देख लीजिए। पहला तो सर्किट डरावना है, शायद मैंने आपको पढ़ाते समय समझाया भी था। हम हमेशा देखते हैं ऐसे 3 लगातार, ये देखो ऐसे, आधे तो पढ़ाया ही नहीं है, नया आ गया। अरे सीरीज ही है, ये जो करंट जाएगी ये इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। साइकोलॉजिकल गेम होता है। अब क्या आपने देख लिया ना, अब आ गया तो आप परेशान नहीं होगे, और आने की संभावना ज्यादा है क्योंकि किताब का प्रश्न है। हम लगातार देखते हैं सभी सवालों में तीनों लाइन से लगे हुए हैं, इसने भाई ने ऐसे कर दिया, तो अपन को पता होना चाहिए कि सवाल तो सीरीज का ही है। अब सारे पार्ट बढ़िया है, देखना। डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव द सर्किट इन, ऐसी फ्रीक्वेंसी बताओ जब सर्किट किस में चला जाए? रेजोनेंस में।
तो ओमेगा 1/√LC। ये लगाइए जब आपके ऑप्शन रेडियन पर सेकंड में हो, ये लगाइए जब आपके ऑप्शन साइकिल पर सेकंड या हर्ट्ज में। क्योंकि अभी एनसीईआरटी है तो हमें पता नहीं है, सब्जेक्टिव प्रश्न है, परीक्षा में आएगा तो ऑप्शन लिखे रहेंगे, तो यूनिट पे तिरछी नजर मान लीजिए। अगर ऑप्शन रेडियन पर सेकंड में है तो ओमेगा लगेगा, ऑप्शन साइकिल पर सेकंड में हर्ट्ज में है तो। क्या बात सही है क्या? बढ़िया, अच्छा काम का है पहला पार्ट। दूसरा, ऑब्टेन द इम्पीडेंस। मजे की बात है, इम्पीडेंस सॉल्व नहीं करना, रेजोनेंस के समय इम्पीडेंस आर होता है। पूरा चैप्टर रिवाइज करा देता है, यही तो खासियत है। सब आ गया, रेजोनेंस भी आ गई, पावर भी आ गया, प्योर एल आ गया, प्योर सी आ गया, प्योर आर आ गया, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ गई, ऑसिलेशन आ गए, ट्यूनिंग आ गई, हर तरह का सवाल आ गया। इसलिए कहते हैं आप इसके साथ सॉल्व एग्जाम्पल भी करो, वो भी बड़े दमदार है। कल सॉल्व एग्जाम्पल कराऊंगा सारे के सारे। तो जेड मिनिमम कितना? आर, जेड मिनिमम आर हो गया। अब बताइए एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, यही लैंग्वेज 2021 में चुराई थी उसने, आई थी एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। ये देखो एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, आई नो। क्या कर सकते हो बताओ, ये 230 क्या होगा? आरएमएस। ये 230 आरएमएस, तो वी आरएमएस बराबर इंटू जेड। वी आरएमएस 230, आई आरएमएस की जगह आई नॉट बाय √2, जेड 40। सॉल्व कर लीजिए, आई नॉट आ जाए। इस आई नॉट का ये 3 नाम है, पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, 3 नाम। बोलो क्लियर है क्या? सी पार्ट और बढ़िया है, सी पार्ट देखिए, सी पार्ट पे फोकस करिए, क्या कह रहा है सी। सी देखिए, डिटरमाइन द आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 3 एलिमेंट्स। क्या मतलब है इसका? सभी पे वोल्टेज बताओ, क्या लगाएंगे? ओम्स लॉ, V बराबर आई आर, V बराबर आई एक्सएल, V बराबर तीनों पर वोल्टेज, तीनों पर वोल्टेज। शो दैट द पोटेंशियल अक्रॉस द LC कॉम्बिनेशन इज, होना भी चाहिए, पूछो क्यों? जितना VL होता है उतना ही VC आएगा। कुछ 1437 पॉइंट ऐसे कुछ 5 आता है, एक बच्चे ने कल दिखाया था मुझे, ऐसे कुछ आ रहा है। VL VC दोनों एग्जैक्टली बराबर आ रहे हैं, और आने भी चाहिए क्योंकि सर्किट किसमें है? रेजोनेंस। क्या बात क्लियर है? दोनों बराबर आएंगे, देना। नई वाली में क्वेश्चन थोड़े कम है, 8 ही सवाल है। ये शायद ये पुरानी वाली होगी, पुरानी में 11 थे, कोई बात नहीं। ये 8 है, ये 8 तो इसमें होंगे ही होंगे सारे, 2-3 इसमें से उड़ा दिए गए। अपन ने तो पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से सारे कर लिए, नई वाले में 8 ही। सही है क्या? ये 11 के 11 आज लगा लीजिएगा। ये पीडीएफ लेक्चर नोट्स के साथ आ जाएगी, तो उसमें से आप देख सकते हैं। लेक्चर नोट्स अपलोड होते हैं ना, ये साथ ही साथ ये भी अपलोड हो जाएगी। तो 11 के 11 सवाल आज अपन को कर लेने चाहिए। टाइम डालिए। एलसी ऑसिलेशन, कल का टारगेट सॉल्व एग्जाम्पल करने हैं सारे, सॉल्व एग्जाम्पल जितने भी हैं सारे करके लाने हैं, एक भी नहीं छोड़ना। चलो लिखें एलसी ऑसिलेशन, बढ़े आगे, बढ़ा। एक सवा घंटे तो सर मैं एक बार में ही मोबाइल देख लेता हूँ, यहाँ तो आपने सवा घंटे में PYQ भी करा दिए, गप्पे भी हो गई, एनसीईआरटी भी कर ली। इतनी देर तो मैं सोचते रह जाता हूँ पढ़ूं क्या है। ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि चीजें बहुत छोटी हैं, 1.5 घंटे में तो इतना सारा हो गया। घर बैठोगे तो इससे आधा समय लगेगा, यहाँ तो बात भी कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं, आप लिख भी रहे हो, पढ़ भी रहे हो, आधे समय में ही
पूरे पूरे PYQ सेक्शन, पूरी पूरी NCERT सॉल्व हो सकती है। और इतनी देर में तो अपन यूं ही करें नहीं करें सर, क्या मुझे NCERT करनी चाहिए है सर, आप बताइए सर। तो उसमें क्या 10 लोग नहीं बेटा कर नहीं कर, अरे बेटा इतनी देर में तो सर दूसरा सर हो गई सर, पूरी सर करके ले आया। ये डिबेट में मत फंसो, क्या करना है क्या नहीं करना है, अपने तो सब चीज करनी है सर, अपने कोई कमी नहीं रखनी। चलिए बस कोई बातचीत नहीं करेगा, लिख लो, फटाफट लिख लो। कोई बात नहीं, घबराओ मत, लिख लो। चलो लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, एलसी ऑसिलेशन। कल का एक लेक्चर और है अपने पास एसी का, पढ़ाने के लिए 15-20 मिनट है, बाकी 1 घंटा क्वेश्चंस कराऊंगा। इसलिए एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल करके लाना, मॉड्यूल की एक्सरसाइज 2 और 3 करके लाना। तो अपन कल 1 घंटा और क्वेश्चंस करेंगे, बढ़िया तरीके से चैप्टर को शानदार तैयार करना है। चलो देखो, आज कहानी सुन लो, कल इसको पूरा लिखवाऊंगा। ये है एलसी ऑसिलेशन। एक तो मजे की बात देखो, सबका नाम था सर्किट, आरएल सर्किट, एलसीआर सर्किट, प्योर आर सर्किट। भाई यहाँ सर्किट नाम नहीं है, क्या है, नाम से ही फील आ रही है। यहाँ पर एनर्जी क्या करेगी, ऑसिलेट। कैसे करेगी खुद सोचो। आपने कैपेसिटर को इनिशियली क्या कर लिया, चार्ज, पूरा चार्ज कर लिया। नीचे लगा रखा है इंडक्टर, इंडक्टर फुल्ली है डिस्चार्ज। स्विच को जैसे ही बंद करोगे क्या होगा सोचो, स्विच को बंद होते ही सर्किट पूरा होगा। ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस करंट फ्लो होगी, क्योंकि एक चार्ज है और एक डिस्चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, सर्किट में क्या फ्लो करेगी, करंट बोले तो चार्ज फ्लो करेगा। जैसे चार्ज फ्लो करेगा, ये करंट जब इंडक्टर में जाएगी तो इंडक्टर को धीरे धीरे उसकी एनर्जी को बढ़ाएगी। क्या होती है एनर्जी, हाफ एल आई स्क्वायर। इंडक्टर की ऊर्जा आएगी कहां से, कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, वो अपनी एनर्जी किसको देगा, इंडक्टर को। एक समय ऐसा आएगा जब कैपेसिटर पूरा, और पूरी ऊर्जा किसको दे देगा। पहला सवाल यही बनता है, एक बार पूछ लिया, फाइंड मैक्सिमम करंट। अब सोचिए मैक्सिमम करंट क्या होगी, जरा सोचिए, करंट मैक्सिमम कब होगी, करंट होती है एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर। अगर एनर्जी मैक्सिमम होगी तो करंट मैक्सिमम हो जाएगी। एनर्जी कब मैक्सिमम होगी, जब कैपेसिटर की पूरी एनर्जी Q²/2C पूरी की पूरी किस में बदल जाएगी, हाफ एल आई। आशीष सर ये Q²/2C कहां से लिया है, कैपेसिटर की एनर्जी होती है, आपको याद हो तो हाफ CV² होती है वैसे तो पॉपुलर, पर इसको बदला जा सकता है, सी V² को ऐसा लिख दो, ये अपन को Q के रूप में चाहिए, Q²/2C करना है, C से गुणा भाग कर दो, C²V²/C। तो CV कौन होता है, Q, तो Q², ये भी सही है, ये भी सही है। क्या बात क्लियर है, ये समझ में आए क्या किया बताओ, क्या किया बताओ। कैपेसिटर की पूरी ऊर्जा किसके पास चली गई, इंडक्टर के पास। यहां से मैक्सिमम करंट पूछेगा, पूछा हुआ है इसमें उसने, आई मैक्स क्या हो जाएगा बताइए, Q0² बटे LC। तो आई मैक्स कम्स आउट टू बी Q0/रूट। ये बनता है साहब पहला पार्ट। क्या क्या पार्ट और बनते हैं, आज सिर्फ बोल के जा रहा हूँ, कल पूरा समझाऊंगा। कहानी आपको समझ में आ गई, कैपेसिटर गुप्ता सर धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, इंडक्टर धीरे धीरे चार्ज होगा।
एक समय ऐसा आएगा राजा जब कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो चुका होगा और इंडक्टर चार्ज हो चुका होगा। अब बाजी पलटेगी। अब क्या होगा, धीरे धीरे इंडक्टर डिस्चार्ज होगा और कैपेसिटर, इसका मतलब एनर्जी का क्या होगा बच्चे, ऑसिलेशन। एक बार गेन कैपेसिटर के पाले में, एक बार गेन इंडक्टर के पाले में, इस तरह एनर्जी ऑसिलेट करेगी। तो सर ऐसे तो फिर ये कभी खत्म नहीं होगा। आइडियली तो ये कभी खत्म नहीं होता, और जो ऑसिलेशंस होते हैं उनका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है आइडियली तो, पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। पूछो क्यों? क्योंकि जो इंडक्टर है ना बच्चे, उसको बनाने के लिए तार काम में लेंगे ना, तार के पास क्या होता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करेगा, हीट का लॉस करेगा। तो धीरे धीरे ऑसिलेशन अनडैम्प नहीं होंगे, डैम्प होंगे। डैम्प का मतलब जिसमें एनर्जी लगातार, जैसे झूला, झूले को आप एक चक्कर दे दो, फिर हर चक्कर में उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाता है। एयर रेजिस्टेंस लगातार उसकी एनर्जी को खर्च करता जाता है। कुछ समय बाद देखते हो आप झूला रुक जाता है। वो डैम्प है या अनडैम्प है? डैम्प है। ये जो चित्र बनाया है ये किसका है, आइडियल केस में। पर ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता सर, कारण बता दो, कारण बताओ। कारण, इंडक्टर को बनाते समय तार का उपयोग लिया होगा ना, तार में बच्चे क्या है, रेजिस्टेंस, और आई स्क्वायर आर टी से वो हीट का क्या करेगा, लॉस। तो धीरे धीरे एनर्जी कम होती जाएगी और फाइनली ऑसिलेशन खत्म हो जाएंगे। पहला सवाल तो ये बनता है। दूसरा, ऐसे कौन कौन से टाइम है जब कैपेसिटर पूरा पूरा चार्ज होगा? ऐसे कौन कौन से टाइम है जब इंडक्टर पूरा चार्ज होगा? ऐसा कौन सा समय है जब 50% ऊर्जा कैपेसिटर के पास, 50% ऊर्जा? ये सारे सवाल अपन कल डिस्कस करेंगे, सारे पेपर में आए हुए हैं। तो बेसिक मैंने आपको बता दिया, कैपेसिटर पूरा चार्ज, इंडक्टर डिस्चार्ज। कैपेसिटर की एनर्जी कम हो रही है, इंडक्टर की बढ़ रही है। इंडक्टर पूरा हो गया, अब वापस ऐसे इस तरह से एनर्जी का लगातार ऑसिलेशन होगा। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एलसी ऑसिलेशन। क्लियर है? तो कल एनसीईआरटी लेकर आना और करके लाओगे तो मजा आ जाएगा। सारे सॉल्व एग्जाम्पल अपने होने चाहिए। चलिए, धन्यवाद। बताओ।